नमस्ते दोस्तों, लॉकडाउन स्टडी प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के भूगोल विषय के संबंधित मानव भूगोल के मूल तत्व वाले जो भाग है खंड ए, उसके चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। आपको खंड ए और खंड ब मानव भूगोल के मूल तत्व, भारत, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था खंड ब दोनों का जो विषय वस्तु है, सिलेबस है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मानव भूगोल के मूल तत्व खंड ए में कुल 12 चैप्टर हैं और 12 चैप्टरों में पहला चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए, पहला चैप्टर है मानव भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र। दूसरा है विश्व की प्रमुख जनसंख्या। तीसरा चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। चौथा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 विश्व जनसंख्या संरचना। चैप्टर नंबर 5 जनसंख्या प्रवास मानव विकास। चैप्टर नंबर 6 विश्व मानव अधिवास। चैप्टर नंबर 7 है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। चैप्टर नंबर 8 है प्राथमिक व्यवसाय। चैप्टर नंबर 9 है द्वितीयक व्यवसाय। चैप्टर नंबर 10 है विश्व परिवहन संचार और चैप्टर नंबर 11 विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और चैप्टर नंबर 12 पर्यावरणीय समस्या और समाधान। तो इन प्रत्येक चैप्टर का एक वीडियो होगा। वीडियो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न और उनके उत्तरों के संबंधित होगा। तो यह है खंड ए, मानव भूगोल के मूल तत्व। खंड ब है भारत जनसंख्या और अर्थव्यवस्था। इसमें कुल 13 से लेकर के 25 तक चैप्टर हैं। तो इनका भी नाम आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से चैप्टर हैं। 13वें नंबर का चैप्टर है भारत जनसंख्या वितरण और घनत्व वृद्धि। चैप्टर नंबर 14 है जनसंख्या संरचना भारत के संबंधित। चैप्टर नंबर 15 संसाधनों का वर्गीकरण और संरक्षण, पोषण, विकास। चैप्टर नंबर 16 जैविक और अजैविक संसाधन। चैप्टर नंबर 18 है ऊर्जा संसाधन। चैप्टर नंबर 18 है कृषि। चैप्टर नंबर 19 है उद्योग। चैप्टर नंबर 20 परिवहन। चैप्टर नंबर 21 भारत में नियोजन। चैप्टर नंबर 22 नियोजन एवं सतत विकास। चैप्टर नंबर 23 है सिंचाई और पेयजल और चैप्टर नंबर 24 है राजस्थान खनिज उद्योग और चैप्टर नंबर जो 25 है वो है राजस्थान जनसंख्या और जनजातियाँ। तो कुल मिलाकर के इसमें 12 चैप्टर हैं और खंड ब में तो आप देख सकते हैं इन चैप्टरों से संबंधित। और आपको बता दूं कि आगे आपको जो प्रायोगिक भूगोल प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में कुल 6 चैप्टर हैं तो उनका भी अध्ययन करवाया जाएगा आपको। जिसमें पहला चैप्टर है मानचित्र वर्गीकरण और मानचित्रांकन। दूसरा चैप्टर है आंकड़ों का एकत्रीकरण विश्लेषण। तीसरा है सांख्यिकीय आंकड़ों का निरूपण। चैप्टर नंबर 4 है सुदूर संवेदन और मौलिक सूचना तंत्र। चैप्टर नंबर 5 है सैंपल सर्वेक्षण और चैप्टर नंबर 6 है क्षेत्रीय अध्ययन। उसके बाद मानचित्रावली, जो मानचित्रों के संबंधित वीडियो में पहले ही जारी कर चुका हूँ। तो आज हम अध्ययन करेंगे मानव भूगोल के मूल तत्व का चैप्टर नंबर 1 मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस चैप्टर नंबर 1 का अध्ययन करेंगे जिसमें पाठ्य पुस्तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तरों से संबंधित होगा। तो आइए करते हैं शुरुआत चैप्टर नंबर 1 की, जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं। इसमें देखिए मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र। मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र कक्षा 12वीं का ज्योग्राफी का चैप्टर है। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न, पहला है बहुचयनात्मक प्रश्न यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संबंधित। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए पहला प्रश्न, आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन है। ये प्रश्न काफ़ी मोस्ट रोचक है और बिल्कुल आसान प्रश्न है जिसका आंसर है रेडजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन किसे कहते हैं, रेडजेल को। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने स्क्रीन पर है। मानव भूगोल चंचल मानव अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी। ये परिभाषा है
कुमारी एलन चर्चिल सैंपल की, जो कहाँ की थी? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका की। ये रेड जेल की शिष्या थी। अगला प्रश्न है, नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन है? तो नवनीतिवाद के प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। तो निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेता नहीं है? इसमें आंसर आएगा रिटर। तरमाला एक अलग दे रख। तो रिटर फ्रांस के नहीं थे, कहाँ के थे? जर्मनी के। तो डिमांजिया, ब्रुन्स और ब्लास ये तीनों कहाँ के थे? फ्रांस के। अगला प्रश्न नंबर 5 है, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन के घटकों के नाम बताइए। मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक हैं जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक। अगला प्रश्न है, रेड जेल की पुस्तक का नाम क्या है? तो रेड जेल की पुस्तक का नाम क्या है? एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसको बिल्कुल कंठस्थ याद कर लें, एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसकी थी? रेड जेल की थी। अगला प्रश्न देखिए, संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद विचारधारा दी फ्रांसीसी विद्वान विडाल डी ला ब्लास। विडाल डी ला ब्लास ने दी थी। तो ये ब्लास कहाँ के थे? फ्रांस के थे विडाल डी ला ब्लास, जिसने कौन सी विचारधारा दी? संभववाद विचारधारा दी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। प्राचीन सभ्यताओं के प्रमुख केंद्र हैं सिंधु घाटी सभ्यता और मोहनजोदड़ो। ये देखिए, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता। ये कहाँ की सभ्यता है? प्राचीन विश्व की प्रमुख सभ्यताएं। तो इनको लिख लीजिए कॉपी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9, मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्रों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र हैं। पहला संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, निर्वाचन या राजनीतिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल और ऐतिहासिक भूगोल। तो इनको आप लिख लीजिए कॉपी में। पहला संसाधन भूगोल, दूसरा कृषि भूगोल, तीसरा राजनीतिक भूगोल, चौथा सांस्कृतिक भूगोल और पांचवा ऐतिहासिक भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए। ये लघुत्रात्मक प्रश्न है। मानव भूगोल की प्रकृति काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। हालांकि इस पार्ट में से बड़े प्रश्न वार्षिक एग्जाम में आने की संभावना न के बराबर है, फिर भी एक बार देख लीजिए बड़े प्रश्न, क्योंकि बड़े प्रश्नों में से छोटे प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न, मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति अत्यधिक जटिल और विस्तृत है। जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से है, वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से है, उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। केंद्र बिंदु क्या है? स्थान है। और स्थान, किसी स्थान को जानने के लिए जिसमें 2 प्रश्न किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? 2 प्रश्न। एक तो कहाँ और क्यों। कहाँ और क्यों। कोई भी स्थान कहाँ पर है और वो कोई भी उत्पादन होता है, कोई भी खनिज मिलते हैं, उनके बारे में कहाँ और क्यों से संबंधित प्रश्न को उत्तर जानने का कोशिश किया जाता है। मानव भूगोल मानव को केंद्रीय भूमिका का अध्ययन करता है। फ्रेडरिक रेड जेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। आगे इसी प्रश्न का आंसर आगे दे रखा है कि उन्होंने मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन किया है, फ्रेडरिक रेड जेल ने। तो ये रेड जेल की परिभाषा है। पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं, यानी मनुष्य द्वारा निर्मित, जैसे मकान है, भवन है, मंदिर मस्जिद हैं, उनका अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही किया जाता है। इसी कारण मानव भूगोल की प्रकृति मानवीय क्रिया केंद्रीय बिंदु के रूप में रहते हैं। मानवीय क्रियाकलापों के लिए कब और क्यों, कैसे की भौगोलिक दृष्टि से
प्रस्तुत करना ही मानव भूगोल को प्रकृति को दर्शाता है। मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों के पारस्परिक समायोजन, क्षेत्रों के संगठन के अध्ययन का केंद्र रहता है। पृथ्वी पर रहने वाले मानव के जैविक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के लिए वार्तालाप के उपयोग का अध्ययन, वातावरण के लिए किए गए बदलावों का अध्ययन मानव भूगोल का आधार है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि मानव भूगोल मानव वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल को केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रश्न में ये 3 लाइनें अवश्य याद रख लीजिए। कौन सी 3 लाइनें? कि मानव भूगोल मानव वातावरण के जटिल तथ्यों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन मानव को केंद्रीय भूमिका के रूप में रखकर अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकृति में जो भी घटनाएं होती हैं वो मनुष्य के आसपास होती हैं, तो उनका अध्ययन अपने मानव भूगोल में कर सकते हैं। अगला प्रश्न आता है कि मध्यकाल में मानव भूगोल का विकास को समझाइए। क्योंकि मानव भूगोल का विकास 3 कालों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में मध्यकाल, तो मध्यकाल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस काल में नौ संचालन संबंधित कुशलताओं, खोजों, तकनीकी ज्ञान, दक्षता के कारण देशों में लोगों के विषय से मिथक रहस्य खुलने लगे हैं। औपनिवेशिक के रासायनिक की रुचियों में नए क्षेत्रों में खोजों अन्वेषणों को बढ़ावा दिया, जिससे कि विश्व के संदर्भ में विशाल ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। इस काल में अन्वेषण यानी कि खोज, विवरण से प्रादेशिक विश्लेषण पर विशेष जोर दिया गया। प्रादेशिक विश्लेषण प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस काल में मत ये था कि सभी प्रदेश पूर्ण इकाई और पृथ्वी के भाग हैं। प्रदेशों की यह समझ पृथ्वी के पूर्ण रूप से समझने में सहायता करेगी। इसी आधार पर भौगोलिक अध्ययन किए गए, यानी कि पृथ्वी को जानने के लिए, पृथ्वी को पहचानने के लिए, नए नए खोज करने के लिए, उनका विस्तृत विवरण ज्ञात करने के लिए इस प्रकार की खोजें की गई है। किससे की गई है? नौ संचालन का विकास हो चुका था और इस वजह से तकनीकी ज्ञान, दक्षता भी कुछ हासिल हो चुकी थी। तो मध्यकाल में इस प्रकार से भूगोल का विकास हुआ। अगला प्रश्न आता है मानव भूगोल विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? मानव भूगोल मानव और उसके संबंधित क्रियाओं का अध्ययन जनसंख्या करने का विषय है। इसका विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक और अंतर संबंधी जनता स्वरूप से दर्शाता है। मानव भूगोल सामान्यतः विभिन्न क्षेत्रों, राज्य, राष्ट्र, प्रदेश में निवास करने वाली जनसंख्या संबंधित आर्थिक कौन से आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और ऐतिहासिक तथ्यों का समावेश करके अध्ययन करते हैं। नीचे जो चित्र दे रखा है मानव भूगोल का अध्ययन और विषय क्षेत्र है। इसमें से कुल 6 आपको जो क्षेत्र दिखाए गए हैं, इनका ही मानव भूगोल में मनुष्य को केंद्र बिंदु में रख करके अध्ययन किया जाता है, क्योंकि मनुष्य जनसंख्या और जनता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद प्राकृतिक वातावरण, कालिक अनुक्रम, दूसरे प्रदेशों के साथ संबंध, समायोजन, प्रादेशिक संगठन और प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, इन्हीं सभी का अध्ययन मनुष्य के साथ किया जाता है। आगे इसी प्रश्न का विस्तार आगे दे रखा है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्यतः जनसंख्या, संसाधन, जो उसी चार्ट में बता रखा है उन्हीं को यहाँ आगे दे रखा है। जनसंख्या, संसाधन, प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक वातावरण, समायोजक और प्रादेशिक संगठन, सांस्कृतिक वातावरण, कालिक विश्लेषण का शामिल किया जाता है। किसमें? विषय के क्षेत्र में। तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के दिए गए चित्र को समझ चुके हैं आप, और क्षेत्रीय उपयोगिता के पहलुओं को वर्गीकरण नीचे उन्हीं क्षेत्रों को विस्तार से दे रखे हैं। जैसे जनसंख्या संसाधन में क्या क्या शामिल करते हैं। मानव भूगोल में जनसंख्या संबंधी दशाओं, जैसे जनसंख्या का वितरण, कहीं पर सघन है तो कहीं पर विरल है। जनसंख्या घनत्व है, कहीं पर बहुत ज़्यादा है, कहीं पर बहुत कम है, कहीं पर जनसंख्या शून्य है तो कहीं पर जनसंख्या आधिक्य है। तो उसके बाद जनसमूहों, जनसमूह, महान जनसमूह, मध्यम जनसमूह, विरल जनसमूह, जनसंख्या का प्रवास, अप्रवास, उत्प्रवास, इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में अधिवासों को संबंधित अध्ययन किया जाता है। प्रजातियों और सामाजिक संरचनाओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। दूसरा दे रखा है प्राकृतिक संसाधन, यानी कि प्रदेश के
प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी मानव भूगोल में ही किया जाता है। भूगोल के प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों का अध्ययन मानव क्रियाकलापों तथा उनका प्रभाव का अध्ययन भी इसी में किया जाता है, जैसे जल, मृदा, वन, खनिज, मत्स्य रूपी प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन भी अपने किस में करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों के साथ मनुष्य को जोड़ करके मानव भूगोल के अंतर्गत। अगला जो प्रश्न आता है कि आधुनिक काल में मानव भूगोल के विकास को समझाइए। कि आधुनिक काल में, अभी कुछ देर पहले आपको बताया था जब मध्यकाल का अध्ययन किए थे कि मानव भूगोल का विकास 3 कालों में हुआ है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में। इसमें प्रश्न में आंसर करना है अपन को आधुनिक काल के संबंधित, कि आधुनिक काल में मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ। अपने लोग उत्तराखंड प्रश्न में मध्यकाल पढ़ चुके हैं, तो आइए इसके देखते हैं आधुनिक काल में कैसे विकास हुआ। कि आधुनिक काल के जर्मन भूगोलवेता जैसे हमबोल्ट है, रिटर है, फ्रोबेल, पेसेल, रिस्टोफेन, रेडजेल ने की है। फ्रांस के मानव भूगोलवेता सबसे अधिक विकास किया है। फ्रांस का भूगोलवेता जैसे विडाल डी लाप्लास, बेंस, दिमांत, डिमांजिया, फेब्रे आदि ने मानव भूगोल का कई ग्रंथ लिखे। अमेरिकी और ब्रिटेन के भी मानव भूगोलवेताओं ने तेजी से विकास किया। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेन, कार्ल सावर, गिफ्रिड टेलर, ब्रिटेन के हार्बर्टसन, मैगेंजन, रॉक्सबी और फ्लोरिडा ने मानव भूगोल के विकास के लिए विशेष योगदान दिया। तो आपको जानते रहिएगा, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, जितने भी भूगोलवेता हैं उनके देश हैं, उनके देशों के नाम और उनके जिस विद्वान का नाम है वो किस देश का है। तो ये आराम से आप एक सारणी बना लीजिए। इस प्रकार से एक सारणी बना लीजिए। यहाँ तो लिख दीजिए भूगोलवेता और यहाँ पर लिख दीजिए उनका देश, और इस प्रकार से आप उनका सारणी बना करके अध्ययन कर सकते हैं। क्योंकि कई बार छोटे प्रश्नों में पूछ लिया जाता है कि हमबोल्ट किस देश का था, तो आंसर आपको आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से उत्तर लिख पाओगे और आपके प्रश्न गलत होने की संभावना न के बराबर हो जाएगी। आगे इसका आंसर दे रखा है कि 20वीं सदी में मानव भूगोल का विकास सभी देशों में हुआ है। फ्रेडरिक रेडजेल, जिन्हें आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, ने मानव समाज और पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषित अध्ययन पर जोर दिया है। ये मानव भूगोल की परिभाषा भी है किसके अनुसार, रेडजेल के अनुसार। तो रेडजेल कहाँ का था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा दी है। ये परिभाषा अक्सर पूछ लिया जाता है। रेडजेल और सैंपल संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। 99% गारंटी है कि मानव भूगोल संबंधी जो भी इस पार्ट में से प्रश्न आएगा वो रेडजेल और सैंपल में से के बारे में पूछेगा। या तो एलन सैंपल की परिभाषा देकर के पूछ लेगा कि किसने दी है, या रेडजेल की परिभाषा देकर के पूछ लेगा कि यह परिभाषा किसने दी है, या सीधा सा ऐसे पूछ लेगा कि रेडजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दी है, या सैंपल के बारे में पूछ लेगा कि सैंपल की परिभाषा मानव भूगोल संबंधित क्या है। तो इन 4-5 प्रश्नों को आप अच्छे से याद करके जाइए। रेडजेल की किताब का भी नाम याद रखिए, एंथ्रोपोजोग्राफी। तो ये दोनों ही कहाँ के थे, अमेरिका के। इस काल में प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियमित और संभववादी नवनियतिवाद विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया है। नियतिवादी प्रकृति के, जूम करके देखते हैं इसको आंसर को। नियतिवाद प्रकृति के संभववाद में मानव के अधिक प्रभावी माना है। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद के अनुसार दोनों के पारस्परिक संबंधों का सामंजस्य पर जोर दिया गया है। तो ये नियतिवाद, और नियतिवाद का दूसरा नाम क्या है, निश्चयवाद। निश्चयवाद अवश्य याद रखिए। इनके प्रवर्तक कौन हैं, ग्रिफिथ, टेलर, रेडजेल और एलन सैंपल। ये नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रवर्तक हैं। संभववाद के विडाल डी लाप्लास है। जो फ्रांस के थे, और नवनियतिवाद के ग्रिफिथ टेलर हैं। तो ये तीनों विचारधाराएं अवश्य याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। आइए
आगे देखते हैं। आगे दे रखा है कि नवनियतिवाद जो विचारधारा है वो रुको और जाओ की विचारधारा पर आधारित है। कौन सी? नवनियतिवाद। ये नवनियतिवाद रुको और जाओ नवनियतिवाद की विचारधारा के नाम से जानी जाती है। इसके प्रवर्तक हैं ग्रिफिथ टेलर। 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन हो गया। कौन कौन से भूगोलों में? सांस्कृतिक भूगोल में और आर्थिक भूगोल में। ये अवश्य याद रखिएगा, सांस्कृतिक भूगोल में और आर्थिक भूगोल में दो भागों में बट गया 1930 के दशक में। विशेषीकरण की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण मानव भूगोल की अनेक उपशाखाएं जैसे राजनीतिक भूगोल और सामाजिक भूगोल, चिकित्सीय भूगोल का भी उद्भव हुआ। किसके बाद? मानव भूगोल की उपशाखाओं में विशेषीकरण के बाद। ये जरूर याद रखिएगा 1930 का सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। तो ये हो गया आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। आगे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये छोटे प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपकी बोर्ड के एग्ज़ाम में अक्सर इस पार्ट में से छोटे प्रश्न ही पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर के। तो बड़े प्रश्न आने की संभावना न के बराबर है। तो आइए छोटे प्रश्न देखते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर जो दिख रहा है, पहला प्रश्न, निम्न में से किसे भूगोल की आधारभूत शाखा माना जाता है? तो इसमें आंसर आएगा, संसाधन भूगोल भी नहीं है, मृदा भूगोल भी नहीं है, मृदा विज्ञान भी नहीं है, नगरीय भूगोल भी नहीं है। तो इसका आंसर आएगा मानव भूगोल। क्या आएगा आंसर? मानव भूगोल। अगला प्रश्न है, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव विकास किस शताब्दी में हुआ? तो इसका आंसर आएगा, किस शताब्दी में हुआ? इसका आंसर 18वीं शताब्दी में। ठीक है, तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। तो ये परिभाषा सुप्रसिद्ध परिभाषा है फ्रेडरिक रेडजेल की। तो एलन सैंपल की भी याद कर लीजिएगा कि अस्थायी पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। तो एलन सैंपल की परिभाषा भी याद होनी चाहिए और रेडजेल की परिभाषा भी याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, संभववाद की नींव किसने रखी? संभववाद की नींव रखी है, आपको सबको पता है, 3 विचारधाराएं चलती है, नियतिवाद या निश्चयवाद, संभववाद और नवनियतिवाद या नवनिश्चयवाद। तो संभववाद की विचारधारा किसने दी? विडाल डी ला ब्लास। ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांस के भूगोलवेत्ता ने संभववाद की विचारधारा दी। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। इसे कहा जाता है हिकेटियस। और सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया? इरेटोस्थनीज ने, जिसकी पहली पुस्तक थी ज्योग्राफिया। क्या नाम था? ज्योग्राफिया। तो इस ज्योग्राफिया नामक पुस्तक लिखी थी इरेटोस्थनीज ने। इसलिए सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया और व्यवस्थित भूगोल का जनक हिकेटियस को माना जाता है। तो ये प्रश्न आराम से आप कॉपी में लिख लीजिए और याद कर लीजिए, काफ़ी मोस्ट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने की? आधुनिक काल की भूगोल की शुरुआत की है, आधुनिक काल की शुरुआत कहाँ के भूगोलवेत्ताओं ने की? ये आधुनिक काल की भूगोलवेत्ता है जर्मनी के हमबोल्ट ने और रिटर ने आधुनिक भूगोल की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा जर्मनी।
अगला प्रश्न है, किस विचारधारा ने प्रकृति को प्रधानता दी है? तो ये प्रकृति को प्रधानता निश्चयवाद की विचारधारा ने दी है। देखिए 3 विचारधारा बताया था मैं, निश्चयवाद, संभववाद और नवनिश्चयवाद। प्रसंभववाद स्पेट ने दी थी, जो आपकी सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में केवल 3 ही हैं, संभववाद, निश्चयवाद, संभववाद और नवनियतिवाद। इसको अभी भूल जाइए, यह परिभाषा आपके बीए में आएगी, जो स्पेट ने दी थी। सॉरी, निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन हैं? यह है रेटजेल और सैंपल। इन्होंने प्रकृति को प्रधान बताया है। किसको प्रधान बताया है? प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति सर्वे सर्वा है और मनुष्य उसका दास है। ये बात किसने बताई? निश्चयवाद या नियतिवाद के विचारधारक रेटजेल और सैंपल ने। अब जो दूसरा आता है संभववाद। संभववाद विचारधारा किसने दी? संभववाद विचारधारा दी ब्लास, विडाल डिला ब्लास। ये कहाँ के थे? ये थे फ्रांस के। तो इन्होंने विचारधारा दी कि मनुष्य मानव सर्वे सर्वा है, यानी कि मनुष्य जब चाहे तब प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। जैसे कि किसी पर्वत को काट करके सुरंग निकाल देना, ज़मीन को खोद करके नहर निकाल देना, ऐसी बात किसने की? विडाल डिला ब्लास ने। तो इसको मानव को सर्वे सर्वा बताया है। नियतिवाद में प्रकृति और संभववाद में मानव। अगला जो भूगोलवेता आता है जर्मनी के कार्ल रिटर। जर्मनी के कार्ल रिटर, वो बताते हैं नवनियतिवाद की विचारधारा। और नवनियतिवाद की विचारधारा में क्या कहा गया है कि इसमें न तो प्रकृति सर्वे सर्वा है और न ही मानव सर्वे सर्वा है। ठीक है, न ही प्रकृति सर्वे सर्वा है और न ही मानव सर्वे सर्वा है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि जब जब प्रकृति ने मनुष्य पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की है, तब तब मनुष्य ने प्रकृति को पिछाड़ा है या विजय प्राप्त नहीं होने दी है। या प्रकृति ने या मानव ने जब जब प्रकृति को विनाश करने की कोशिश की है, तब तब प्रकृति ने बदला लिया है। इसी का परिणाम आपको वर्तमान में जो कोरोना वायरस है, इसी नवनियतिवाद की विचारधारा देखी जा रही है। यानी कि मनुष्य ने भयंकर रूप से प्रदूषण फैला करके या प्रकृति का दोहन कर करके प्रकृति का विनाश किया है। तो प्रकृति संतुलन बनाने के लिए ऐसे कुछ काम करती है, कुछ आपदा लेके आती है जो विश्व व्याप्त होती है, और ये कोरोना वायरस विश्व व्याप्त है। तो ये रिटर की विचारधारा मोस्ट है, ये याद रखनी चाहिए। अब अगला प्रश्न आता है, रुको और जाओ की संकल्पना का प्रतिपादन किसने दिया? तो ये सभी को पता है, नवनीतिवाद गिरफिट टेलर के अनुसार रुको और जाओ। ठीक है, नवनियतिवाद। नवनियतिवाद का ही दूसरा नाम क्या है? नवनिश्चयवाद। तो ये अवश्य याद रखनी चाहिए। अगला प्रश्न आता है, मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ? मानव भूगोल का विभाजन किस दशक में हुआ? मानव 1930 में हुआ था। सांस्कृतिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, यह अवश्य याद रखना चाहिए। मानव भूगोल की भूगोल का अंग नहीं है, कौन सा नहीं है? जनसंख्या भूगोल है, कृषि भूगोल है, नगरीय भूगोल है। जलवायु किसका है? भौतिक भूगोल का अंग है। तो ये याद रखना चाहिए। और लास्ट में जो ये प्रश्न है, आपको मैं अभी सारणी बनाने के लिए बोला था कि 2 सारणी बनाइए, एक तरफ भूगोलवेता, दूसरी तरफ देशों के नाम। कुछ ऐसी सारणी यहाँ बनी हुई है, लेकिन पूरे भूगोलवेता नहीं है जो आपके किताब में है, कोई पाठ में है।
कुछ भूगोल वेताएँ जो सारणी करके मिलान करने के लिए बोला है। तो पहले में हम बोल्ट कहाँ के थे, ये थे जर्मनी के, हम बोल्ट और डीटर जर्मनी के। दूसरा डिमांजिया कहाँ के थे, ये है फ्रांस के, ब्लांस और डिमांजिया फ्रांस के। कार्ल सावर कहाँ के हैं, अमेरिका के, कार्ल सावर, रेड जेल एंड सैंपल ये अमेरिका के थे। मैकेंडर कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। तो कुछ ऐसा पर्सन ऐसी सारणी बना लीजिए और उनके आगे उनके देशों के नाम लिख दीजिए। तो आज तक के लिए इसमें इतना ही। आपके पहले पार्ट का जो बेसिक ज्ञान है वो इस वीडियो में है। इसको वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3-4 बार देखिए, तब जाके आपकी समझ में आ जाएगा। और याद कीजिए, कॉपी में लिखिए, बार बार रिवीजन कीजिए। मेरा नेक्स्ट वीडियो तो दूसरा अध्याय है भाग ए के जनजातियों का, उससे संबंधित आएगा। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और स्टे होम, सेव लाइफ। थैंक यू।